तो अ, सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। ठीक है ना, मैं हूं प्रदीप पांडे। छात्रों देखो, आज हम लोग क्या करना है, हम लोग ने सिंगल फेज और थ्री फेज अपनी खत्म कर ली है एसी सप्लाई। तो इससे महत्वपूर्ण जो कुछ सवाल हैं, ठीक है ना, वो आज हम करेंगे। ठीक है सारे बच्चों। तो आज का पूरा क्या रहेगा, आप इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है उसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें हमने सिंगल फेज और थ्री फेज की बात की थी। ठीक है, आज उसी पर आधारित कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या करना है भैया, आज सिंगल फेज और थ्री फेज के इंपॉर्टेंट सवाल, जो सारे सवाल आपके यूपी पीसीएल या यूपी आरवीएनएल टीजी2 के आए हुए सवाल हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए कौन सा फेजर डायग्राम प्योरली रजिस्टिव सर्किट का है। प्योरली रजिस्टिव सर्किट याद है आप लोग बताया था, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ क्या हो, एक प्रतिरोध हो, और इसको दिए जाने वाला वोल्टेज याद करिए क्या था, वीएस, और परिपथ में बहने वाली धारा क्या थी, आई। और मैंने आपको बताया था कि प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, यानी कि दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही होगी। तो जरा देखो फेजर डायग्राम में कौन सा सही है, क्या ये सही है पहला वाला, नहीं, वोल्टेज इधर जा रहा है करंट इधर जा रहा है, ये नहीं सही है। दूसरा वाला देखो, देखो वोल्टेज और करंट की दिशा क्या है, सेम है, यानी कि दिशा सेम है, तो इनके बीच कालांतर फाई कितना है, 0 डिग्री। क्या यही होता है, बिल्कुल सही। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आप क्या देखें, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। ये किसका है जरा बता सकते हो, देखो करंट लीड कर रहा, वोल्टेज लैग कर रहा, तो ये प्योर इंडक्टिव का हुआ, कैपेसिटिव का हुआ। और डी वाला किसका होगा, इसमें देखो वोल्टेज इधर है, करंट नीचे, करंट लैग कर रही, वोल्टेज लीड कर रहा, तो ये प्योर इंडक्टिव का है। खैर बहरहाल पहला ये जो सवाल है इसमें किसका सही होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और धारा क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्किट में यदि रिलक्टेंस का मान शून्य है, रिलक्टेंस मीन रिएक्टेंस, सॉरी रिएक्टेंस होगा बेटा, रिलक्टेंस तो चुंबकीय परिपथ में होता है ना, जिसको प्रतिष्ठम बोलते हैं। ये है रिएक्टेंस, प्रतिघात जिसे कहते हो, का मान शून्य है, तब पावर फैक्टर होगा। जरा देखो बेटा सारे बच्चे, प्रतिघात होता क्या है, प्रतिघात अगर इंडक्टिव है, आर इंडक्टिव सिर्फ क्या कहते हैं आरएल है, तो प्रतिघात क्या होगा, एक्सएल। अगर कैपेसिटर है तो उस केस में प्रतिघात क्या होगा, एक्सी। लेकिन जब एक्सएल एक्सी दोनों है तो प्रतिघात क्या होता है, तब होगा बेटा आपका एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर परिपथ में रजिस्टर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिर्फ इंडक्टर है तो रिएक्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। कैपेसिटर है तो उसका रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। लेकिन दोनों है तो रिएक्टेंस क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, हमने आपको बताया था कि परिपथ कोई भी हो आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल यानी कि वह फॉर्मूला जो सभी के लिए वैलिड है, इंपीडेंस का क्या होता है भैया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, मैंने बताया था। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ये जो एक्सएल माइनस एक्सी ना, अब इसको कैपिटल एक्स बोलते हैं, और यहां पास ये जो कैपिटल एक्स है यही क्या है, रिलक्टेंस है, रिएक्टेंस है। ये ना इंडक्टिव बोल रहे हैं ना कैपेसिटिव बोल रहे हैं, है ना, ये क्या है, सिर्फ रिएक्टेंस है। अब क्या कह रहा है कि इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया रिएक्टेंस क्या है, 0। तब जरा सोचो जेड क्या होगा, आर स्क्वायर, बस बचा तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं जेड बराबर आर। बोलो इतनी बात समझ में आई। अगर किसी परिपथ में रिएक्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस परिपथ का इंपीडेंस किसके बराबर होता है, उसके रेजिस्टेंस के बराबर। अब आ जाओ सवाल पे, क्या कह रहा है भैया, पावर फैक्टर क्या होगा। देखो पावर फैक्टर का ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोग को बताया था, यहां देखो कॉस फाई कोई भी परिपथ हो, कॉस फाई किसी भी परिपथ के लिए क्या होता है, आर बाई जेड, याद रहेगा। अच्छा अब कह रहा है रिएक्टेंस 0 हो गया, तो जब रिएक्टेंस 0 हो जाएगा तो जेड क्या हो गया भैया, जेड भी आर हो गया, तो आर बटा आर क्या हुआ, 1, यानी कि इस परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, 1। कोई भी ऐसा परिपथ जिसका रिएक्टेंस 0 है, ऐसी दशा में उस परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा, 1। समझ में आई बात। तो कौन सा सही है भैया, देखो सी सही है, यूनिटी मीन्स इकाई, इकाई मतलब 1, कौन सा सही है, सी। चले आगे बढ़ते हैं। शक्ति गुणांक कॉस फाई होता है, देखो बेटा, आभासी पावर जिसे क्या बोलते थे, कैपिटल एस। वास्तविक पावर क्या बोलते थे, पी। वास्तविक शक्ति क्या होता है, पी। आभासी शक्ति एस। सी क्या है, प्रतिघाती शक्ति, क्यू बटा वास्तविक शक्ति
P, या आभासी शक्ति मतलब S बटा प्रतिघाती शक्ति मतलब Q। कहने का मतलब आप देखो शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर। अब बेटा ध्यान समझना मैं जो बताने जा रहा हूं। एक हम ट्राई इम्पिडेंट ट्रायंगल देखेंगे और एक पावर ट्रायंगल देखेंगे ना। इम्पिडेंस प्रतिघात त्रिकोण देखेंगे और एक शक्ति त्रिकोण देखेंगे। देखो यहां देखो बेटा, ध्यान समझना, ये है इम्पिडेंस इम्पिडेंट ट्रायंगल यानी कि प्रतिघाती त्रिभुज, और ये है बेटा शक्ति त्रिभुज यानी कि पावर ट्रायंगल। ठीक है, एक है प्रतिघाती त्रिभुज, एक है पावर ट्रायंगल। देखो इम्पिडेंट ट्रायंगल कैसा होता है, ध्यान समझना बेटा। इधर R, इधर होता है X, और ये होता है बेटा आपका Z, ध्यान समझना, और ये है आपका फाई। पावर ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, आधार होता है आपका P, लंब होता है आपका Q, और जो कर्ण होता है वो होता है S। अब सारे बच्चे देखो, यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस है, X क्या है, परिपथ का रिएक्टेंस है, Z क्या है, इंपिडेंस होता है। ये बेटा पढ़ चुके हैं, पहले का वीडियो देखना, इतना समय नहीं कि हर चीजें एकदम। P क्या होता है, एक्टिव पावर, Q क्या होता है, रिएक्टिव पावर। एक्टिव मीन्स वास्तविक शक्ति, Q प्रतिघाती शक्ति, S आभासी शक्ति। यहां पास जो एंगल बनेगा ये होगा फाई। अब देखो बेटा यहां से इस त्रिभुज से देखो, पहला क्या हम इसमें लिख सकते हैं R बराबर Z cos फाई, लिखा जा सकता है। या ऐसे समझो, अगर कोई आपसे cos फाई का फॉर्मूला पूछे, cos फाई का, cos फाई बेटा क्या पढ़े हो, लंब बटा क्या पढ़े हो, आधार बटा कर्ण, यही पढ़े हो, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है R, कर्ण क्या है Z। यही चीज मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि कोई भी परिपथ हो क्या होगा पावर फैक्टर, R/Z। बोलो समझ में आ रहा है बात। अगर अच्छा यहीं से बेटा अगर आपसे मैं बोलूं tan फाई क्या होगा, tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार यानी कि X/R। ठीक, ये दोनों बात याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आ जाओ पावर ट्रायंगल में। पावर ट्रायंगल में देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, पहला पावर फैक्टर क्या होता है भैया, पावर फैक्टर क्या बोलते हो, cos फाई। cos फाई क्या होता है भैया, इसमें देखो जरा, इस त्रिभुज में जरा बताओ cos फाई क्या होगा, आधार क्या है P, कर्ण क्या है S, यानी कि P/S। अब बेटा P को क्या बोलते हो, कौन सी शक्ति, वास्तविक शक्ति बोलते हो, वास्तविक शक्ति। और S को क्या बोलते हो, आभासी, आभासी शक्ति। तो देखो बच्चों, अब आप कहेंगे सर पावर फैक्टर का कौन सा सही मतलब किससे हम व्यक्त करें। तो अगर आप परिपथ के जो एलिमेंट हैं, कहने का मतलब R, L, C, Z, इनसे अगर व्यक्त करना चाहते हो तो पावर फैक्टर का कौन सा सही रूप है, cos फाई बराबर R/Z। लेकिन अगर पावर फैक्टर को पावर के रूप में बताना चाहते हो, पावर मतलब जितने प्रकार के पावर आप पढ़े हो, तो बेटा cos फाई क्या होगा, P/S यानी कि वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। बताओ याद रहेगा, सारे बच्चे बताइए। ठीक है, चलो अच्छा अब जरा इसी से देखो बेटा, क्या P बराबर S cos फाई लिख सकते हैं, और Q बराबर देखो, Q बराबर देखो P बराबर लिख सकते हैं S cos फाई। देखो P बराबर S cos फाई, ऐसे ही Q बराबर लिखा जा सकता है S sin फाई। थोड़ा दिमाग लगाना तो समझ जाना, ये बस त्रिकोणमिति है। तो पहले क्वेश्चन पे आओ, कौन सा सही है देखो, यहाँ यहाँ देखो पावर फैक्टर क्या आया, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। यहाँ देखो कौन सा सही है, कौन सा सही है, P/S कौन सा दिख रहा, B सही है, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। ये कैसे आएगा बेटा, ये आपका ये ट्रायंगल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लो, इंपिडेंट ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल। ठीक है ना, पावर फैक्टर को व्यक्त करने के दो तरीके, एक इंपिडेंट ट्रायंगल से व्यक्त कर सकते हो, एक पावर ट्रायंगल से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, RLC सर्किट का पावर फैक्टर रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है। कोई बेटा दुनिया का कोई भी सर्किट हो, पावर फैक्टर क्या होता है, R/Z, यही होता है। अब देखो एट रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की स्थिति में, कल बताया था, अनुनाद की स्थिति में बेटा एट रेजोनेंस Z बराबर क्या हो जाता है, R होता है, ये Z की मिनिमम वैल्यू होती है, ये भी बताया। तो अब बताओ cos फाई क्या हो जाएगा, अब बेटा cos फाई R/R बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि यूनिटी। और मैंने कहा था ये चीज याद भी कर लो,
तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो कुंडली का प्रतिरोध दिया भैया और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है। ठीक है, इससे 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा गया कुंडली का पावर फैक्टर क्या होगा? अब देखो बेटा बना लो, चलो कुंडली इसको पहले, हालांकि कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है। कुंडली देखो क्या होता है, कुंडली मतलब कॉइल। कॉइल क्या होगा, ध्यान से देना। कॉइल में बेटा प्रतिरोध होता है और क्या होता है? इंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है। क्या कह रहा है, कितने हर्ट्ज की कितने वोल्टेज दे रहे हो? 240 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 50 हर्ट्ज की। कितना रेजिस्टेंस कह रहा है? 60 ओम। और देखो बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला है कितना? 80 ओम। अब बेटा यहां थोड़ी सी मेरी बात समझो सभी बच्चे। अगर किसी इंडक्टर के ऊपर ऐसे कोई चीज हेनरी में लिखा है, मान लो जैसे 6H, ये हेनरी है, H मतलब हेनरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? 6 क्या है? इसका इंडक्टेंस है, याद रहेगा। लेकिन वही किसी इंडक्टर के ऊपर 6 ओम लिखा हो, ध्यान दीजिएगा बेटा, इंडक्टर के ऊपर जो आंकिक चीजें लिखी होती हैं, या तो वो हेनरी में लिखा होगा या तो वो ओम में लिखा होगा। अगर हेनरी में लिखा है तो वो इंडक्टेंस बता रहा है, लेकिन वो चीज ओम में लिखा है तो वो क्या बता रहा है? एक्सेल, क्योंकि एक्सेल की यूनिट क्या होती है? ओम। ये बात याद रहेगी। चलो इसी तरह देखो, अगर मान लो कोई चीज बेटा, कभी भी सर्किट डायग्राम में देखना सारे बच्चे, देखो अगर कोई कैपेसिटर है और इसके ऊपर मान लो 5, इस पे लिखा एफ, कोई चीज एफ मतलब फेरेड, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फेरेड। आंकी के साथ फेरेड दिया, यानी कि किसकी वैल्यू दिया है? कैपेसिटेंस सी की। लेकिन उसी कैपेसिटर के ऊपर अगर 5 ओम लिखा होता तो ये किसकी वैल्यू बता रहा? एक्सी की। कितना? 5 ओम। ये बात याद रहेगा। अगर एलिमेंट के ऊपर कोई चीज ओम में लिखा है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई चीज ओम में लिखा है तो वो आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इंडक्टर के ऊपर कोई चीज ओम में लिखा है तो वो किसकी वैल्यू है? एक्सएल की। कैपेसिटर के ऊपर कोई चीज ओम में लिखा है तो वो एक्सी की वैल्यू है। ध्यान रखना कि दिया क्या है। अब देखो इसी परिपथ में क्या कह रहा है, पावर फैक्टर क्या होगा? तो मैंने बताया बेटा पावर फैक्टर किसी भी परिपथ का क्या होता है? क्या बताया है? कॉस फाई क्या होता है बच्चा? R/Z। क्योंकि ये आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट है तो बेटा आरएल सर्किट का इंपिडेंस क्या होता है? R² प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही होता है। तो देखो कॉस फाई पावर फैक्टर, आर कितना है? 60, जेड कितना बेटा? निकाल लो, 60 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है? 80, 80 का स्क्वायर। जरा करके देखो कितना उत्तर आ रहा। लगाओ सारे बच्चे इसको, सवाल को करिए बेटा सभी लोग, फिर बताते इसका आंसर क्या आ रहा। खुद से कोशिश करिए, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पास गणित का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना गणित के करना थोड़ा दिक्कत होगी। देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60/100। जो 60/100 आएगा तो कॉस फाई कितना आ जाएगा? 0.6। समझ में आई बात? 0.6। ठीक है, ऐसे सवाल। तो इस सवाल में बेटा आपका ये सप्लाई और क्यों ये सब दिया गया, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ना, क्योंकि पावर फैक्टर डायरेक्ट हम किससे निकाल सकते थे? जितनी चीजें आपके डाटा में मौजूद हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छठवां। ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल वायर में वैद्युत धारा क्या होगी? भैया बहुत बार सवाल आ चुका है। देखो बेटा मान लो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, बताया गया आप लोग को स्टार कनेक्शन में ही आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है और न्यूट्रल वायर होता है। ये देखो इसमें धारा मान लेते हैं IR, लाइन करंट क्या मान लेते हैं IY, और इसमें लाइन करंट क्या मान लेते हैं IB, और ये है न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट से बेटा जो तार बाहर आ रहा वो ये है न्यूट्रल वायर, देखो ये है न्यूट्रल वायर। ठीक, अब जरा देखो इधर से कौन सी करंट आई? IR, इधर से कौन सी करंट आई बेटा? IB, और इधर से कौन सी करंट आ रही है? IY। तो जरा बताओ इसमें जो न्यूट्रल वायर में जो करंट होगी, KCL लगाओ, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो IN बराबर क्या आएगा न्यूट्रल वायर में धारा? IR प्लस IY प्लस IB, यही होगा। बताओ अब कह रहा सिस्टम बैलेंस है, तो याद रखना बेटा बैलेंस सिस्टम का मतलब IR IY IB और IY के बीच कितना अंश का कोण बनता है? 120 डिग्री, और इनका मान भी बराबर होता है। तो मोटे तौर पे जानो, अगर बैलेंस 3 फेज सिस्टम है
ठीक है, चाहे ये सोर्स हो चाहे लोड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रल वायर में जब बेटा इन तीनों करंट को वेक्टर एडिशन करते हैं तो इनका मान आता है 0। ये बात याद रहेगा। अगर सिस्टम बैलेंस है तो न्यूट्रल वाले तार में, जिसको जो काले रंग का होता है, उसमें धारा का मान क्या होगा? 0। तो कौन सा सही है? ठीक, अगला सवाल देखो। एक आरएल सीरीज सर्किट में आर और एक्सएल का मान 4 ओम है, तो सर्किट आई, देखो बेटा ये क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। एक आरएल सीरीज सर्किट में आर और एक्सएल का मान 4 ओम है, तो करंट आई वोल्टेज से क्या करेगी? तो पहली चीज देखो बेटा, हम जानते हैं आरएल सीरीज सर्किट में वोल्टेज, पहली चीज याद रखना बेटा, वोल्टेज करंट से फाई एंगल क्या करता है? लीड करता है। ये चीज मैंने बता दिया है, पहले ही पढ़ा चुका हूं, करता है। आरएल सर्किट में कौन लीड करता है? वोल्टेज करंट से कितना? फाई। यानी कि फाई का मान निकाल, देखो वोल्टेज लीड करेगा, यानी कि वोल्टेज से अधिक करंट बेटा वोल्टेज से क्या होगी? कम ही होगी। कम का मतलब समझो, लैग करना। यानी कि या तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? या तो ऑप्शन सी सही होगा कि वोल्टेज से कम हो 60 डिग्री, या वोल्टेज से कम हो 45 डिग्री। कम ही करंट धारा हरदम वोल्टेज से क्या होगी? लैग करना, मतलब कम होगी, इनका कहने का मतलब है। ठीक है, तो जरा सोचो इस सवाल कैसे किया जाए। अगर हम जरा सा इसी का बेटा इंपिडेंट ट्रायंगल बना लें, जो भी बताया था, तो ये हो गया आर, ये हो गया बेटा आपका एक्सएल 4, और ये भी कितना दिया है? 4। अब बेटा ये है एंगल फाई, तो क्या यह कोण निकल सकता है इंपिडेंट ट्रायंगल से? जेड से तो कोई मतलब है ही नहीं। जरा देखो, क्या टेन का फॉर्मूला लगा दें, टेन फाई बराबर 4/4, कितना आया? 1। तो बेटा फाई का मान कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। समझ में आई बात? 45 डिग्री। तो बता कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, धारा वोल्टेज से लैग करेगी कितना? 45 डिग्री। समझ में आया? देखो इंपिडेंट ट्रायंगल कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 8वां देखो, किसी आरएलसी सर्किट में एक्सएल 10 है, एक्सी 15 है, तो परिपथ का इंपिडेंस क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखो दुनिया में कोई भी परिपथ हो, इंपिडेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? जेड बराबर अंडर रूट क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या चीज गायब है, देखो एक्सएल दिया है, एक्सी दिया है, क्या कहीं आर के बारे में बात किया गया? प्रतिरोध के बारे में नहीं, यानी कि इसमें प्रतिरोध का मान क्या है? 0। तो प्रतिरोध का मान बेटा 0 रख दोगे तो जेड क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चलो अब एक्सएल कितना है? अंडर रूट, एक्सएल कहाँ गया? देखो 10 है, 10 का स्क्वायर करो भैया, ऋण 15 का स्क्वायर करो, ठीक, एक्सएल अंडर आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर ना, यहाँ ये 10 का स्क्वायर हटाओ, कहाँ गया यार मिटन्ना, 10 का स्क्वायर नहीं, ठीक, और यहाँ भी देखो, ओहो 10 माइनस 15, अब इसका पूरे का क्या करो? होल स्क्वायर, यही होगा। तो देखो जेड बराबर क्या आ जाएगा भैया? बड़े आसानी से आपका आ जाएगा 5। सॉल्व करना, कितना आएगा? 5। फिर से लिख दे रहा हूं, हल कर लेना, कितना आ रहा जेड? 5 ओम आया। कौन सा उत्तर सही होगा? पहला। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, आपके सवाल एसी सर्किट के बहुत कठिन नहीं आएंगे, आसान आसान आएंगे। ठीक है ना? तो अच्छा एक चीज ध्यान रखना, देखो बेटा, अगर अगर आपको इंडक्टर में हेनरी में दिया, जैसे मान लो 5 हेनरी, ऐसे केस में क्या करना है, यानी कि अगर आपको इंडक्टेंस में एल का मान दिया है, तो अगर जरूरत पड़े तो एक्सएल कैसे निकालोगे? 2 पाई एफ एल से, याद रखना। लेकिन अगर इंडक्टर के ऊपर कोई चीज मान लो ओम में लिखी, जैसे 5 ओम, अब आप ऐसा ना करने लगना बेटा कि 5 ओम को एल मान लेना, यानी कि इसमें एक्सएल क्या होगा भैया? यही 5 इसका एक्सएल होगा, 5 ओम। समझ में आई बात? पहला, दूसरा, तीसरा बात सुनो, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है 6 फैरेड का, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो 6 फैरेड का एक कैपेसिटर है और आपसे कोई कहे कि एक्सी निकालो, तो एक्सी कैसे निकालोगे? 1/2 पाई एफ सी से, सी कितना है? 6। लेकिन अगर यही पास बेटा कैपेसिटर के ऊपर 6 ओम लिखा हो,
और कोई कहे एक्सी का मान बताओ, तो ये फॉर्म, तो बेटा ये 6 ओम, यानी कि 6 ही क्या है, एक्सी है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा, ठीक है ना, बीच बीच में, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन ध्यान रखिए, पहले इसके पहले की सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, तो ही ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।